नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है एक ऐसे कलाकार जो रैपिंग से लेकर मिमिक्री तक, एंकरिंग से लेकर डबिंग तक हर कला में माहिर है। इनकी आवाज में जादू है, परफॉर्मेंस में धमाल और शब्दों में कमाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रैपर विनोद यानी गरम कलाकार की, जो अपने अनोखे अंदाज से लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं और इनसे मजेदार बातचीत और जानते हैं इनके सफर की कुछ अनसुनी बातें। नमस्कार विनोद, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई है? वैसे तो मुझे बचपन से ही इस फ़ील्ड में हूँ मैं और म्यूज़िक मुझे बचपन से अट्रैक्ट करता आया है। आर्ट मैं बचपन से जानता हूँ, जब से मुझे याद है मैं आई गेस मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था और मैं ये चाल तुरु तुरु गाने पे डांस कर रहा हूँ। तो मुझे वो पल याद आता है। जी। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए और आर्ट को लेके मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं किसी के पास सीखने गया हूँ। मुझे आता गया, मैं देखता गया और मुझे आता गया। सबसे पहली मूवी जब मैंने मेरी लाइफ़ की जो देखी थी बाज़ीगर, उसमें मुझे शाहरुख खान ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। तो मैं शाहरुख खान की मिमिक्री करने लगा सबसे पहले। आई एम अ मिमिक्री आर्टिस्ट यस। बाय बाय बर्थ ऐसा बोल ओके। सकते हैं आप। फिर मतलब ये मुझे कीड़ा आपके हाँ, पहले से ही था। पहले से ही था। जी। फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं डांस भी करता हूँ। मुझे डांस आने लग गया, मैं फ़ोक डांस करने लग गया। फिर शाहरुख की एक्टिंग करने लग गया। वो 9th में था तब मोहब्बतें मूवी आई थी। तो उसका वो स्वेटर वगैरह पहन के वो घूमना वो वगैरह मैं करते रहता था। तो मेरा डांस से शुरुआत हुई है, ऐसे करते-करते फिर फ़ोक डांस से फिर वेस्टर्न डांसर से फिर हिप हॉप डांसर और जब हिप हॉप करने लगा तो रैप की समझ आने लगी, हिप हॉप की समझ आने लगी। हम लोग यहीं पे सोमवारी क्वार्टर में ही प्रैक्टिस किया करते थे, हमारा ग्रुप था बी बॉयज़, जिसमें हम लोग बी बॉयिंग करते थे और विदेशी गानों पर डांस किया करते थे। तब हमारे यहाँ पे रैपर्स नहीं हुआ करते थे, फॉरेन के रैपर्स को सुनते थे। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक अच्छा कल्चर है, ये एक अच्छा आर्ट फॉर्म है, सिंगिंग फॉर्म है। पता चला फिर रैप है, रिदम एंड पोएट्री। तो फिर सिर्फ सुनने लगे, उसके बाद सुनते-सुनते कहीं न कहीं अंदर से वो कलाकार जाग गया और लिखना शुरू किया। तो रैपिंग का करियर जो है वो मेरा 2013 से शुरू हुआ, डांसिंग का, मिमिक्री का मेरा बचपन से, एंकरिंग का करियर मेरा शुरू हुआ 2004-5 से और नाउ आई एम अ रैपर, एंकर, सिंगर, मिमिक्री आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट और ये नहीं जाने। तो है कि जो रैपर बोल रहे हो ना, ये हाँ, नागपुर में शायद कम ही देखने को मिलेगा। शायद आप एक ही हो या फिर मैंने किसी और का नाम नहीं सुना, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इस पैशन को ज़िंदा रखा और आगे कंटिन्यू कर रहे हो। वैसे आपको गरम कलाकार नाम कैसे मिला और इसके पीछे की कोई मज़ेदार कहानी है? गरम कलाकार ये नाम मैंने खुद ही रखा हुआ है। ओके। एक्चुअली इसके पीछे की कहानी ये है कि मेरा नाम विनोद है और विनोद इट्स रिलेटेड टू कॉमेडी। जी, मराठी में विनोद का मतलब होता है विदूषक, जी। मतलब आप जो बिल्कुल जोक अपने नाम सुनाता के है, ऊपर यस, गए हैं। जो जोक सुनाता है, जो लोगों को हँसाता है। तो यस। बचपन से मेरा काम ही वही रहा है, मैं लोगों को हँसाता हूँ। बट एज़ अ विनोद नाम से रैपर नहीं मिलेगा या विनोद नाम रैप को सूट नहीं करता है। जी, तो एक मूवी आई थी एजेंट विनोद। जी। तो मैंने एक शो किया था जिसमें मैंने विनोद के नाम से ही रैप किया था। आई एम अ विनोद एंड आई एम अ रैपर। तो वहाँ मुझे 1 लाख रुपीज़ प्राइज़ मिला था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार तू विनोद नहीं तू तो एजेंट विनोद है। तो तू एजेंट विनोद नहीं तू तो लेजेंड विनोद है। ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर मेरा नाम लेजेंड विनोद आ गया। तो फिर लेजेंड विनोद आ गया तो वो मैंने बोला इसे एंकरिंग में रखते हैं। एंकरिंग के फील्ड में एंकर विनोद या लेजेंड विनोद ऐसा ही नाम रखते हैं। रैप के लिए कुछ नया नाम चाहिए। बहुत सोचा। फिर मैं सोचा कि मैं नागपुर को रिप्रेज़ेंट करता हूँ एंड नागपुर गरम है। जी, अभी भी गर्मी बिल्कुल। हो रही है। नागपुर गरम है और गरम एक एक ऐसा नाम है हमारे शहर के लिए जिसको सब कुछ आता है। यस। जो एक परिपक्व है या जो एकदम कड़क है, जो एकदम मस्त है, जो अपने अपने कला में बहुत ऊपर है या एग्ज़िस्ट करता है अच्छे लेवल पे। उसे गरम कहा जाता है हमारे यहाँ पे, हमारी स्लैंग है वो, यार भाई तू तो बहुत गरम है। जी। जैसे मैं मिमिक्री की तो भाई गरम थी, मैंने रैप किया तो भाई गरम है। तो वो गरम-गरम कहीं पे सुन रहा था और नागपुर के गाने भी वैसे ही बन रहे थे, गरम है, बहुत सारे 2-3 गाने आए थे। तो मैं सोचा यार मैं कलाकार हूँ और मैं गरम हूँ, तो क्यों ना गरम कलाकार नाम रखें। तो जी। मैंने वो नाम रखा और वो चल पड़ा। काफ़ी मज़ेदार नाम है आपका और इसके पीछे की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी। आपकी कला इतनी विविधतापूर्ण है, जैसे रैपर भी, सिंगर भी, एंकर, कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट, डब आर्टिस्ट और लिरिसिस्ट। तो इतनी सारी प्रतिभाओं को बैलेंस कैसे करते हैं आप? बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है वो वैसा मुझे बुला लेता है। अब जिनको नहीं पता है उनको लगता है कुछ लोगों के लिए मैं एक पोवाड़ा आर्टिस्ट हूँ। पोवाड़ा है, हाँ, अच्छा, मैं ओके। शिवाजी महाराज के, बाबा साहब अम्बेडकर के पोवाड़े वगैरह भी गाता था पहले। अच्छा। मैंने शोज़ भी किए हुए, तो लोग मुझे पोवाड़े आर्टिस्ट से भी जानते हैं। किसी के पास मेरा नंबर दादा कोंडके के नाम से सेव है, किसी के पास नाना के नाम से सेव है, किसी के पास शाहरुख के नाम से सेव है।
जिसको जैसी जरूरत पड़ती है वैसे वैसे मेरा पर अब सबका नाम गरम गरम कलाकार ही हो गया होगा। अब सबका नाम गौरव, अभी जब से इंस्टाग्राम पे मैं फेमस हो गया तो लोग मुझे जानने लग गए कि जी। गौरव कलाकार। तो क्या आपने कभी बिना प्लानिंग के अचानक कोई रैप बनाया और वो एकदम से वायरल हो गया, ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार हुआ है, अच्छा। अभी मेरा दिवाली का रैप वायरल हुआ है, जी। जो बिना प्लानिंग के ही मैंने बनाया था, जिसमें मैंने पूरी घर की कहानी बताई हुई है, दिवाली के समय हम क्या करते हैं, कैसा करते हैं, तो दिमाग में आ रहा था, मैंने लिख दिया। तो ओके। 6 मिलियन इंस्टा पे गया, 5 मिलियन वो फेसबुक पे गया, बाप रे! 15,000 20,000 व्यूज उसको यूट्यूब शॉर्ट्स पे आए, तो लगभग 1 करोड़ के ऊपर वो वायरल हो चुका है, मैसिव वायरल है। उसके पहले एक श्रावण महीने पे बनाया था मैंने। जी। मैंने ऐसे ही बना दिया, वो मूवी आई थी गदर, और उसी के गाने पे मैंने बना दिया, वो डाल दिया, वो कश्मीर से लोग मैसेज कर रहे थे मुझे, हाँ, हाँ। बहुत दूर चले गया वो। तो बहुत वायरल हुए वो गाने। तो ये तो हो गया कि आपने बिना प्लानिंग के बना लिया, लेकिन ऐसा कभी हुआ कि सडन आपको लग रहा है कि अब इस पे बनाना है और आपने फट से बना दिया, ऐसा कभी हुआ है? बहुत मेरी राइटिंग काफ़ी क्विकली है, आप मुझे कोई टॉपिक देते हो तो मैं उसपे तुरंत लिख देता हूँ। और फिलहाल ऐसा है कि 2020 का ज़माना आ गया है, फटाफट-फटाफट चल रहा है लाइफ। जी। तो किसी के पास इतना वक़्त नहीं है, सब घोड़े पे सवार होके आते हैं और बोलते हैं भैया ये करा दो, वो करा दो। जी। तो फिर मैं तुरंत ही करा देता तो हूँ। आप बिल्कुल एआई से भी आगे बढ़ रहे हो। ऐसा बोल सकते हैं हम। एआई इज़ डेंजरस। हाँ, बोल सकते हैं ऐसा। आपके रैप और कॉमेडी में एक अलग तरह की एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी आपको कहाँ से आती है? कोई खास प्रेरणा है आपकी? देखिए, किसी भी काम के लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरी होती है। हम जिस सौरमंडल में रह रहे हैं, वो बिना एनर्जी के चलता नहीं है। जी। कोई भी काम बिना एनर्जी के नहीं चलता। अगर हम किसी भी काम में एनर्जी नहीं डाल रहे हैं, तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होता है करेक्ट। या लोगों को मज़ा नहीं आता है। जब लोग कहते हैं कि कुछ तो कमी थी, वो इलैबोरेट नहीं कर पाते, बताने वाला या हमारी ऑडियंस जो होती है, वो इलैबोरेट नहीं कर पाती कि तुम में कुछ तो भी कमी है, कुछ तो भी जो होती है ना, वो एनर्जी होती है। जी। वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, या फिर वो आपकी समय सूचकता होती है, जी। या आपका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। ये सारी जो चीज़ें होती है ना, उसपे मैंने काफ़ी वर्क किया है। ऐसा नहीं कि मैं आज एकदम से एनर्जेटिक हो गया हूँ या मेरी कला में कुछ विशेषताएँ आ गई है। मैंने यस। खुद पे काम किया हुआ है। मुझे पता है कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए क्या चाहिए, 1 मिनट में लोगों को अपना कैसे बनाना है, क्या पंचेस होने चाहिए, लोगों के साथ कैसे बात करनी है। ये सारी चीज़ें सीखी और उसमें एनर्जी को इनपुट किया हुआ है। सो एनर्जी अगर रहेगी डांस में हो या मिमिक्री में हो या आपकी आवाज़ में हो, तो वो उसमें एक नयापन आ जाता है एनर्जी डालने से। इसलिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं अपने अंदर से ही प्रोड्यूस करता हूँ। तो ऐसे ही आप एनर्जेटिक रहे और नए-नए वीडियोज़ बनाते रहिए। वैसे तो मिमिक्री और डबिंग में आपकी जो फ़ेवरेट आवाज़ है वो कौन-सी और जिसे करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? तो कौन-सी है ऐसी? मिमिक्री में मेरी सबसे फेवरेट आवाज़ वो झपाटलेला बावला जो है तात्या विंचू, जी। उसकी आवाज़ मेरी बहुत फेवरेट है तो क्योंकि वो अभी कोई नहीं थोड़ा-सा निकालता हमारे है। दर्शकों के लिए आप कर सकते हो? जी, जी। ए लक्ष्या, मला मुंबईला जायचंय। ये आवाज़ कोई नहीं काफ़ी निकालता। खा ये बिल्कुल सेम लगे ये हमें। काफ़ी हार्ड आवाज़ है और पूरे महाराष्ट्र में या इंडिया में ये वाली आवाज़ कोई नहीं निकालता है जो मो त्या बावल्याची म्हणजे उस जो पपेट था, उसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी बचपन से मैं करते आ रहा हूँ ये आवाज़, तो अभी परफेक्ट हो गई। आप इन मतलब गरम कलाकार तो सब पहचानते हैं, लेकिन इन सब से हटकर आपकी रियल लाइफ़ कैसी है? मतलब आप रियल लाइफ़ में कैसे हो? रियल लाइफ भी मेरी वैसी है जैसी अभी फिलहाल आप चैनल पे देखते हैं या टीवी पे मेरे गाने भी आ चुके हैं। मैं देखिए जो होता है वो हम लिखते हैं। जी। अभी लाइफ की जो कहानी मैं बताता हूँ लोगों को मेरे साथ हुई होती है। जैसे अभी तो मेरी मेरी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड है, बट हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम होते हैं। मैं मतलब बिना माँ के पला हुआ बच्चा हूँ। तो कहीं न कहीं वो कमी मुझे खली है हमेशा मेरी मम्मी की क्योंकि वो मुझे आर्टिस्ट बनाना चाहती थी। जी। तो मुझे उसका ख्वाब पूरा करना था और उसके लिए मैं जिया हूँ। मैं साइंस में था, पढ़ाई कर रहा था, मुझे डॉक्टर बनना था और सडनली मम्मी चली गई मैं यहाँ से तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मम्मी का ख्वाब पूरा करना चाहिए। तो फिर मैंने कला क्षेत्र को चुना और उस पे मेहनत की। तो रियल लाइफ ऐसी है कि अभी फिलहाल तो मैरिड लाइफ है रियल लाइफ, यही हमारी रियल लाइफ है। अब जो अच्छा। मैरिड होता है उसकी लाइफ रियल से भी बहुत खतरनाक होती है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी मम्मी का सपना पूरा कर रहे हो। जी, जी। मतलब अभी वो ऊपर से भी बोल रहे होंगे, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको मौका मिले किसी बॉलीवुड स्टार की पूरी फ़िल्म डब करने का, तो वो कौन होंगे और क्यों होंगे? डब करने का अगर मौका मिलता है साउथ की या बॉलीवुड की? बॉलीवुड में जी। बॉलीवुड की मूवी में अगर किसी की डब करने का मुझे मौका मिले तो मैं शाहरुख खान की ही मूवी डब करूँगा। क्योंकि मैं बहुत क्लोज़ हूँ शाहरुख सर के और मतलब ऐसा है कि अब जो भी मैं कर पा रहा हूँ, वो मैं शाहरुख सर के जीवन से ही लेके करता हूँ। तो मैं अगर खुशी रहेगी मुझे अगर कोई मूवी मुझे डब करने को मिले तो मैं शाहरुख सर की आवाज़ में या मतलब अगर मेरा वर्ज़न रहेगा तो मैं शाहरुख सर की आवाज़ तो करूँगा। आपको उनकी आवाज़ निकालना आ जाएगा? उतनी नहीं लेकिन जो डबिंग के हिसाब से होती है, जैसे जी। शाहरुख खान ने कोई मूवी की और उसको हमें हमारे अंदाज़ में डब जी। करनी है, तो मैं शाहरुख सर का कैरेक्टर चुनूँगा और उसमें न्याय देने की पूरी कोशिश करूँगा। जी, बिल्कुल। जैसे वो एक शाहरुख सर की एक डायलॉग है, रेडी
आप तो मैं काफ़ी इंस्पायर हो शाहरुख खान से, यस। वैसे ही हमें समझ गया अभी। यस। रैप और स्टैंड अप कॉमेडी दोनों ही इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है, तो आपको इनमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग क्या लगता है? सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग दोनों हैं, रैप एक अलग कल्चर है और स्टैंड अप एक अलग कल्चर है। जी, लेकिन मुझे मज़ा आता है कि स्टैंड अप में रैप डालना, मैं उसको ब्लेंड कर देता हूँ। जी, मैं किसी भी चीज़ को ब्लेंड करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ ओके, क्योंकि लोगों को सीधा-सीधा कुछ भी पसंद नहीं आता है। एक जी। 1 मिनट में अप, 1 मिनट में डाउन, 1 मिनट में अप, 1 मिनट में डाउन। तो ऐसी ज़िंदगी है, लोगों को भी वही पसंद आता है। तो कोशिश वही करता हूँ मैं कि रैप में स्टैंड अप डाल दूँ। जैसे आपने मेरे गाने देखे होंगे, वो जी, कॉमेडी होते हैं, फनी होते हैं, हाँ, रैप भी फ़नी। फनी होते हैं। जी। तो कहीं न कहीं स्टैंड अप कनेक्टेड है वहाँ पर। तो मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, तो लोगों को वो मिक्सचर पसंद आता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लाइव परफॉर्मेंस के दौरान कुछ अप्रत्याशित हो गया और कोई दिलचस्प मतलब इसका कोई दिलचस्प किस्सा सुनाइए हमें? लाइव परफॉर्मेंस में ही हुआ था, मैंने इससे पहले भी ज़िक्र किया था उस बात का। हमारा जी, एक कॉन्सर्ट हो रहा था यहाँ पर मानकापुर इंडोर स्टेडियम में जी, और उसके लिए कोई दूसरा मिमिक्री आर्टिस्ट बुक हुआ था, बट सडनली उनका नंबर नहीं लग रहा था। 2-3 दिन पहले मुझे कॉल आया कि यार 2-3 दिन बाद वो इवेंट है और वो मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं मिल रहा है, तो किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया कि यार ही कैन डू मिमिक्री। तो मुझे उस क्लाइंट ने बोला 25,000 लोग वहाँ पर आने वाले थे प्रोग्राम देखने के लिए। जी, तो आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं मिमिक्री करता हूँ, तो वो भी करता है। आप क्या करते हो? मैं बोला मैं एंकरिंग करता हूँ, वो भी करता है। मैं बोला और क्या करते हो? मैं बोला डांस करता हूँ, वो तो हमारे पास भी है। आप नया क्या करते हो? मैं बोला मैं रैप करता हूँ। तो बोले हाँ, ये नया है। तो क्या रैप करेगा? तो मैंने बोला आपकी कंपनी के लिए ही लिखते हैं सर कुछ जी, अच्छा-सा। तो बोले ठीक है लिखो कंपनी के लिए, लेकिन 2 दिन में हो जाएगा गाना-वाना बना के? मैं बोला बन जाएगा। मैं रात भर गाना लिखा और दूसरे दिन म्यूज़िक बना के जब उनका प्रोग्राम हुआ मेरा लाइव, तो मैंने कहा कि जब आपके एकदम कंपनी के मालक आएँगे, जो सीईओ है वो आएँगे, सब लोग आएँगे, तब उन्हीं के सामने गाऊँगा ये रैप। मैंने जब उनके सामने वो रैप गाया, तो जी, लोग खड़े होके तालियाँ बजाने लग गए और चिल्लाने लग गए मेरे नाम से। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं आज तुझे 1 लाख रुपए देता हूँ। तूने मेरा 35 लाख का काम 1 लाख में कर दिया। इट्स माय एंथम। ये मेरी कंपनी का एंथम है। और बेटा बोले मैं बता रहा हूँ बोले तू बहुत ऊपर जाएगा और तू और भी कंपनीज़ के लिए काम करेगा। तो वो मेरा किस्सा वो ज़बरदस्त है जहाँ पर किसी भी आर्टिस्ट को शहर के जी, 1 लाख रुपए स्टेज पर नहीं मिले होंगे जो जी। मुझे मिले हैं। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए भी गाने लिखे हुए हैं। जैसे राम कूलर के लिए लिखा है, रोकड़े ज्वेलर्स के लिए लिखा है। आपने मेरे गानों में देखा होंगे बहुत से ब्रांड के नाम मैं लेता हूँ, जी, ब्रांड्स के सामने लेते मैंने हैं, जी। कार लगा के रैप सुनाए हैं लोगों हाँ, को, हाँ। तो वो कंटेंट लोगों को बहुत पसंद आया है। मतलब आपको सच में बताएँ तो अगर कोई स्टेज पे ऑन स्पॉट आपको बोल रहे हैं और आप उसमें कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है यस, क्योंकि एंड टाइम तक आपका नाम भी नहीं था वहाँ पे, लेकिन आप वहाँ पर जा रहे हो और आप हाँ। छा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। यस, यस। जी, आपकी आवाज़ में एक ख़ासियत है जिससे आप कई तरह की टोन और एक्सप्रेशन ला सकते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी को फ़ोन कर दिया और फ़ोन पर आपको कोई पहचान ही नहीं पाया, ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार हुआ है ऐसा। मेरा एक दोस्त है वो यही आपके इस एरिया में ही रहता है, जी, समीर नाम है उसका और उसकी मैं हुबहूब नकल करता था। वो जिस तरह से बात करता था, थोड़ा दादा टोन के टच था उसकी आवाज़ में और ओके। उसके फ्रेंड लोग जब कभी कॉल करते थे, वो वॉशरूम में नहाने वगैरह जाता, मैं उठा के बात कर लेता था। तो उल्टा-सीधा कुछ भी जवाब दे देता था वो लोग, नीचे आके रुके रहते थे। फिर वो बोला था, "किससे बात कर रहा था तू मेरी आवाज़ में?" मैं तेरे दोस्त से। दिखा, दिखा, दिखा। फिर वो लड़का वो बोला था, "घर ही ना आया मैं, तू चले जा वापस चले जा।" तो बहुत मज़ा आती थी हमको, वो सब प्रैंक करते थे हम लोग, तो मैं उसकी आवाज़ निकालता था और एक एक बार मैंने मेरे सर की भी आवाज़ कॉपी की थी। जी। बच्चे एकदम डर गए थे, जैसे सर आ रहे हैं, तो मैंने खिड़की से सर की आवाज़ निकाली थी। बच्चे चिल्ला रहे थे सारे मेरे क्लास के, जैसे ही मैंने आवाज़ निकाली सारे बच्चे चुप हो गए, बाद में उनको पता चला यार ये तो विनोद था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वैसे बहुत लोगों को आप डरा सकते हो ऐसे ही कर कर के। बहुत बार। अगर आपको अपने जीवन पर एक रैप लिखना हो तो उसका पहला लाइन क्या होगा? मैंने गॉडफ़ादर करके एक रैप लिखा हुआ है, जो मैंने मतलब पहले से ही सोचा हुआ है गॉडफ़ादर। बहुत लोगों के लिए मैं नागपुर शहर में गॉडफ़ादर बना हूँ, जिसकी वजह से मेरे वजह से मतलब बहुत लोग अपना घर चला रहे हैं आज के डेट में। मैंने कई लोगों को बताया कि क्या काम करना है, एग्ज़ैक्टली कैसा काम करना है आपको। बहुत से 2-3 एंकर्स भी हैं जो मेरे ओर से सीख के गए हुए हैं जी। और मेरे साथ जो म्यूज़िक में काम करते हैं, वो लोग भी हैं जुड़े हुए, जिनके लिए मैं कहीं न कहीं वो खुद बोलते हैं कि यार यू आर द गॉडफ़ादर फॉर अस। तो फिर मैंने उसी पे गाना लिखा था गॉडफ़ादर, आई एम अ गॉडफ़ादर के पैर नहीं बड़े किए हैं मैंने चादर ऐसा। मतलब आपने पैर पहले नहीं ही लिख किए लिया है। छोटे, जी, मैंने की है बड़ी चादर, आई एम अ गॉडफ़ादर। बहुत प्यारा लिखा है वैसे आपने। फ्यूचर में आप अपने किस टैलेंट पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहेंगे? रैपिंग, कॉमेडी, एंकरिंग, डबिंग मतलब कितना कौन नहीं, से इसमें? कंसंट्रेशन मेरा सबसे ज़्यादा रैप पर है जी, और एंकरिंग तो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ और ये जी, मेरे लिए एकदम ब्रेड एंड बटर जैसा है, वो मैं नींद से उठ के भी कभी भी कर सकता हूँ और उसके लिए लोग मुझे अच्छा खासा पैसा भी देते हैं, तो वो तो मैं करूँगा। बट मुझे मेरा जो डेस्टिनेशन अगला डेस्टिनेशन जो है, वो फाइनल डेस्टिनेशन भी बोल सकते हो, जी। वो रैपिंग है, मुझे एक अच्छा रैपर बनना है
शहर का, और मेरे शहर का नाम रोशन करना है कि मैं इस शहर से एक बहुत बड़ा रैपर हूँ। अगर मुझे मेरा शहर ही काम दे, अगर मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, जी, तो मैं मेरा बिल्कुल। शहर छोड़ के कभी बाहर भी नहीं ना जाऊँगा। काफ़ी बहुत अच्छी आइडिया है आपकी। आपको देखकर जो नई जनरेशन के जो कलाकार हैं और जिनको आपको देखकर आगे बढ़ना है, तो आप उनके करियर के लिए क्या बताना चाहेंगे? मैं उनको वही बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसको पूरे दिल से करो, और काम में एक चीज़ की कमी रहती है लोगों की, वो होती है फीलिंग्स। किसी भी चीज़ को पूरे फीलिंग के साथ में करोगे, उनके फीलिंग के साथ में अगर काम को कनेक्ट करोगे ना, तो आपका काम अच्छा होगा। क्योंकि सामने वाला इंसान क्या सोच के वो काम आपको दे रहा है, जी, वो आपको पता होना चाहिए। उसकी उस काम को लेके क्या फीलिंग्स है, जैसे कोई शादी भी हो, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। किसी कंपनी का छोटा-सा प्रोडक्ट भी होता है, तो उसके अंदर उसकी फीलिंग छुपी होती है। वो एक उसके बच्चे की तरह होता है, जी। और अगर हम उसको जस्टिस नहीं देंगे और वैसा काम नहीं करेंगे, तो वो लोग फिर वो बोलेंगे कि कुछ तो कमी थी आपके काम में, तो वो फीलिंग की कमी थी। तो पूरे दिल से और पूरे फ़ील से काम करो, यही मेरा मंत्र है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मंत्र दिया है आपने सबके लिए। वैसे अभी इसी सिचुएशन में हम बस इतना पूछना चाहते हैं कि ये टाइम पे जब आप यहाँ बैठे हो तो अभी के अभी कोई रैप बना सकते हो जिसके लिए हमको भी खुशी मिल जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मतलब आपके लिए भी और सुनने वाले दर्शकों के लिए भी यही बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी है ज्वाला, हाथ जलेगा ना लाला, कॉन्सन्ट्रेट कर काम की जपते रहना माला। कर ले पहले काम फिर मिलेगा इनाम, जलने वालों के मुँह पे लगा दे तू ताला। बाप रे! बहुत सही, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच विनोद, आपने हमें आज इतना टाइम दिया, हमें हँसाया, बल्कि आपके सफ़र की प्रेरणादायक बातें भी बताई और हमें वो सुनने को भी मिली। आपकी एनर्जी, टैलेंट और मेहनत वाक़ई में कमाल की है। हम उम्मीद करते हैं कि आप यूँ ही अपने टैलेंट से हमें एंटरटेन करते रहेंगे और नए-नए मुकाम हासिल करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और शानदार गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।